हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का छठा मॉडल पेपर और इसमें भी हम लोग काफी महत्वपूर्ण 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि 80 प्रश्न में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना इसी तरह का प्रश्न रहेगा। बिल्कुल नया बोर्ड पेपर है, इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये जो 80 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके न्यू एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों 80% को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड या फिर रूस, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रश्न। तो दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना ऑस्ट्रिया देश था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जाल्वे रायन एक संस्था थी। तो दोस्तों जाल्वे रायन जो एक संस्था थी ना किसकी थी, क्रांतिकारियों की थी या फिर व्यापारियों की थी, और ऑप्शन सी है विद्वानों की थी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पादरी सामंतों की थी। तो दोस्तों ये जाल्वे ने एक संस्था थी जो है ना व्यापारियों की थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रूस में या फिर जापान में, और ऑप्शन सी चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया क्यूबा में। तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ना रूस में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वाशिंगटन या फिर निक्सन, और ऑप्शन सी है जॉर्ज बश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूजवेल्ट। तो दोस्तों हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना है ना कौन थे, निक्सन थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। और दोस्तों 80 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो किए थे ना कौन किए थे, लाला हरदयाल ने किए थे, और कब हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ। यह प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919 में या फिर 14 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सभी गलत। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से जो है ना मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रामीणीकरण या फिर शहरीकरण, और ऑप्शन सी है कस्बों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बंदरगांव। तो दोस्तों आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने जो है ना शहरीकरण स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1914 ईस्वी में या फिर 1922 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1927 ईस्वी में। तो दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो लागू हुआ था ना 1929 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आजादी के बाद समाचार पत्र
आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1951 ईस्वी में, या फिर 1953 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1956 ईस्वी में। तो दोस्तों आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक के विषय जो अधिनियम पारित हुआ था ना 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 80 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट्स करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों आपको वीडियो को एक जरा से स्किप नहीं करना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मैंगनीज, या फिर टीन, और ऑप्शन सी है लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया बॉक्साइट। तो दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देश में तांबे का लगभग कुल भंडार जो है ना 10 करोड़ टन है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कोयला का, या फिर हवा का, और ऑप्शन सी मिट्टी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सौर शक्ति का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को बार बार बताए जाते हैं जो कोयला होते हैं ना इसका भंडारण क्या है? फिक्स्ड है, समाप्त होना इसका निश्चित है। एक ना एक दिन कोयला का समाप्त होना निश्चित है। और दोस्तों ये कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा ना तो इसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए अगर प्राप्त करना भी चाहेगा ना तो हजारों करोड़ वर्षों लग जाएगा। इसलिए कोयला एक प्रकार का क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है तो कोयला क्या होगा? एक ना एक दिन समाप्त होगा, इसीलिए इसका भंडारण क्या है? सीमित है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया डिगबोई, या फिर झड़िया, और ऑप्शन सी है घाटशिला, और ऑप्शन डी में आपका दिया जादूगोड़ा। तो दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है ना जादूगोड़ा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकसित सर्वाधिक संभावनाएं है? ऑप्शन ए में आपका दिया असम, या फिर अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेघालय। तो दोस्तों भारत के जो है ना राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकसित सर्वाधिक संभावना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए कि क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों 80 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, और ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा जो है ना ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जलोढ़ मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, और ऑप्शन सी है पर्वतीय मिट्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों आप लोगों को बदलाना है कि भारत में सर्वाधिक जो है ना किस मिट्टी का फैलाव सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में जो है ना जलोढ़ मिट्टी का फैलाव सबसे अधिक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो कपास होते हैं ना कपास का उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी का उपयुक्त होती है, इसे भी आप लोग को याद रखना है साथ में। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो दोस्तों ये कथन जो है ना किसका है? जिम्मरमैन का है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1950 ईस्वी में, या फिर 1948 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन डी में आपका दिया 1955 ईस्वी में। तो दोस्तों कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो है ना 1955 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वैशाली में, या फिर दरभंगा में, और ऑप्शन सी बेगूसराय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भागलपुर में। तो दोस्तों ये कुशेश्वर स्थान जो है ना कहाँ पे स्थित है, दरभंगा में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों 80% को देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 80 में से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होगा जो यहीं से सीधे सीधे आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में देखने को मिल जाए। इसलिए कि क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों 80% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि दलित और महादलित की नई पहचान बना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों दलित एवं महादलित की पहचान जो है ना किससे बना है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश से, या फिर राजस्थान से, और ऑप्शन सी में दिया हुआ बिहार से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हरियाणा से। तो दोस्तों दलित एवं महादलित की जो नई पहचान बना है ना किससे बना है, बिहार से बना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार को जो है ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि नस्ल का आधार है। तो दोस्तों नस्ल का आधार जो है किससे है, जीव शास्त्र से, या फिर धार्मिक से, और ऑप्शन सी सामाजिक से है, या फिर आर्थिक से। तो दोस्तों ये नस्ल का जो आधार होता है ना जीव शास्त्र से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न ये करा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ये प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है। काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उप मुखिया, या फिर सरपंच, और ऑप्शन सी पंचायत सचिव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दलपति। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना उप मुखिया होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1918 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1940 ईस्वी में। तो दोस्तों इंग्लैंड में महिला को जो मताधिकार प्राप्त हुआ था ना 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वर्ष 1975 में जो है ना भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है ना देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आप 100% आएगा ही आएगा। बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% आने की संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कराए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई, या फिर नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि चिपको आंदोलन जो है ना किससे संबंधित नहीं है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन किस किस से संबंधित है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो सम्मिलित है ना अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से भी है, ठीक है, आर्थिक शोषण की मुक्ति से है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से भी है। यानी कि ये तीनों से क्या है चिपको आंदोलन जो है ना संबंधित है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के विरोध से जो है ना चिपको आंदोलन संबंधित नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि लोकतंत्र जो है ना एक प्रकार का शासन है जिसमें क्या होता है सामाजिक व्यवस्था होता है, या भी आर्थिक आदर्श है, या फिर विशेष मनोवृत्ति है, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों लोकतंत्र एक शासन है जिसमें जो है ना क्या क्या होते हैं, सामाजिक व्यवस्था भी होते हैं, आर्थिक आदर्श भी होते हैं, और विशेष मनोवृत्ति भी होते हैं, यानी कि ये तीनों होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में आपका दिया अरस्तु का, या फिर अब्राहम लिंकन का, या फिर रूसो का, और ऑप्शन डी है गिरिन का। तो दोस्तों लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और 100% आने की संभावना है, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सत्य विकास का उद्देश्य है। तो दोस्तों सत्य विकास का जो उद्देश्य होता है ना, किससे होता है वही आप लोग को बतलाना है, केवल अपने के लिए या फिर केवल दूसरों के लिए। और ऑप्शन सी अपने लिए और आने वाले संतति के लिए। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्य विकास का जो उद्देश्य होता है ना, केवल अपने लिए होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 80% को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर पूरा देख लेते हैं ना शुरू से लेकर आखिरी तक, तो बहुत सारे प्रश्न 100% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। तो दोस्तों नरेगा एक कार्यक्रम जो होता है ना राष्ट्रीय स्तर का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय जो समतुल्य होता है ना उपभोग व्यय एवं विनिमय योग के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बैंकों का बैंक जो है ना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है ना एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीमारू है ना, इसको देखिए यहाँ पे बीमारू लिखा हुआ है ना बी आई से, तो यहाँ पे बी आई से आपका क्या हो गया? बिहार हो गया, ठीक है। और एम ए से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया ना। और आर से क्या होगा? राजस्थान हो गया। और यू से हो गया आपका उड़ीसा। तो ये चारों क्या होते हैं? बीमारू राज्य होते हैं। लेकिन ये कर्नाटक क्या होते हैं? बीमारू राज्य नहीं होते। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पंजाब को, या फिर केरल को, और ऑप्शन सी बिहार को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दिल्ली को। तो दोस्तों पिछड़ा राज्य जो है ना बिहार को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया विश्व बैंक, या फिर IMF, या फिर UN, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो नियम का निर्धारण करने वाला जो संस्था होता है ना वो आपका क्या होता है? विश्व बैंक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य अगर जब 20 लाख से अधिक होता है और 1 करोड़ से कम होता है ना, तो वो उपभोक्ता जो शिकायत करेगा ना, कहाँ पे शिकायत करेगा? राज्य आयोग में शिकायत करेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कर रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी सारे प्रश्न यहीं से आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि नदियों में जो बाढ़ आने का जो मेन और प्रमुख कारण होता है ना वो आपका क्या होता है? जल की अधिकता होता है, या फिर नदी की तालाब में अवसाद का जमाव के कारण होता है, या फिर वर्षा के अत्यधिक के कारण होता है। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है कि नदियों में जो बाढ़ आने का जो मेन और प्रमुख कारण होता है ना वर्षा की अत्यधिकता के कारण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया भूकंप या फिर चक्रवात, और ऑप्शन सी है सुनामी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों महासागर की तली पर जो होने वाले कंपन को हम लोग जो है ना सुनामी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सुनामी मापी यंत्र का नाम क्या होता है? सुनामीटर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे एक 40 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1848 ईस्वी में, या फिर 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1850 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1920 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जो है ना आप लोग को लाइव क्लास कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास का टाइम पता हो ही गया होगा, मॉर्निंग में डेली जो है ना 5:45 में क्लास होता है, और दोपहर में 1:15 में क्लास होता है, और शाम में जो है ना 8 बजे क्लास होता है। आप लोग जो है ना रूटीन को शेड्यूल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जो है अभी ऐसे तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आप पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कार किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जेम्स हरग्रीव्स, या फिर जॉन की, और ऑप्शन सी है क्रॉम्पटन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हम्फ्री डेवी। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कार है ना हम्फ्री डेवी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ये प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है और 100% आने की संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना। तो दोस्तों जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना किए थे ना 1907 ईस्वी में किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक क्या कराए कि देखिए कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त कब हुआ? यानी कि इंग्लैंड में जो सभी स्त्री और पुरुष जो है ना इसको वयस्क मताधिकारी का प्राप्त जो हुआ था ना वो आपका कब हुआ था? ऑप्शन ए में आपका दिया 1838 ईस्वी में, या फिर 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था ना 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1838 ईस्वी में, या फिर आपका 1858 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ना 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ये प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, काफी सारे प्रश्न 100% यहीं से लड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये करा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है ना किस शहर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, या फिर दिल्ली में, और ऑप्शन सी मुंबई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना में। तो दोस्तों 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार जो जूट मिल स्थापित किया गया था ना कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक क्या करा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1907 में, या फिर 1814 ईस्वी में, या फिर 1916 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था ना 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि स्मैनिक जर्नी का आविष्कार कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों स्मैनिक जर्नी का जो आविष्कार हुआ था ना 1964 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी में कर लीजिएगा 1964 ईस्वी, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्मैनिक जर्नी का आविष्कार कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। और कौन किए थे? जेम्स हरग्रीव्स ने किए थे, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1854 ईस्वी में, या फिर 1885 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1907 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1914 ईस्वी में। तो दोस्तों बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का जो मिल स्थापित किया गया था ना 1854 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्वेटिव प्रश्न को देख रहे हैं। अगर ये 80 ऑब्जर्वेटिव प्रश्न को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेते ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 80 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो दोस्तों प्रश्न ये खड़ा है कि दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुआ था ना 1910 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 51वां प्रश्न क्या करा है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, यानी कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था ना जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 52वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया जापान में, या फिर लंदन में, और ऑप्शन सी अमेरिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया रूस में। तो दोस्तों 1838 ईस्वी में जो चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुआ था ना वो आपका कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी ना वो आपका 1919 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 54वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जब पारित हुआ था ना 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1925 में, या फिर 1926 में, और ऑप्शन सी 1927 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1928 में। तो दोस्तों मजदूर संघ अधिनियम जो पारित हुआ था ना 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किए थे ना कौन किए थे, जॉन ने किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जॉन के। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करें, स्पैनिक जर्नी का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों स्पैनिक जर्नी का जो आविष्कारक थे ना कौन थे, जेम्स हनीबस थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जेम्स हनीबस। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पावर लूप के जो आविष्कारक थे ना कौन थे, एडमंड कार्टराइट थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि स्पैनिंग म्यूल का आविष्कारक किसने किया। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि स्पैनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया जॉन के, या फिर सैमुअल क्रॉम्पटन, या फिर ऑप्शन सी है जेम्स वाट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हम्फ्री डेवी। तो दोस्तों ये स्पैनिंग म्यूल का जो आविष्कारक थे ना हम्फ्री डेवी थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 60वां प्रश्न क्या कराए कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये वाष्प इंजन का आविष्कार जो है ना किसने किए थे, जेम्स वाट ने किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न 100% आने की संभावना है, इसलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1850 में, या फिर 1855 में, और ऑप्शन सी 1860 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1870 में। तो दोस्तों लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था ना 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक 62 नंबर प्रश्न कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना श्रमिक वर्ग, या फिर मध्यम वर्ग, या फिर कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी सभी वर्ग। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में
उभर कर आया। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ये मध्यम वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया ग्राम में या फिर कस्बा में, और ऑप्शन सी है नगर में, ऑप्शन डी में आपका दिया महानगर में। तो दोस्तों जनसंख्या का जो घनत्व तो सबसे अधिक होता है ना महानगर में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि भारत में कौन कौन महानगर है, मुंबई हो गया आपका, ठीक है, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है महानगर है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे होता है, महानगर में होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रामीकरण या फिर शहरीकरण, और ऑप्शन सी कस्बों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बंदरगाहों। तो दोस्तों आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने जो है ना शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित जो है ना ये मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आप आइए फ्रेंड्स देखते हैं 67 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो दोस्तों अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है ना संपत्ति का जमाव संभव हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों शहरों को आधुनिक व्यक्ति का जो है ना विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सामंती व्यवस्था को हटाकर जो है ना प्रगतिशील प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है ना बढ़ी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है क्या करा है कि 70 नंबर प्रश्न की पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो दोस्तों पटना में गोलघर जो मेन और मुख्य उद्देश्य था ना अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो है ना इसका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मुंगेर में या फिर खगड़िया में, और ऑप्शन सी पटना में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना बिहार के पटना नगर में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इंडिका किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया चंद्रगुप्त की, या फिर मेगास्थनीज की, और ऑप्शन सी है उदयन की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अशोक की। तो दोस्तों ये इंडिका जो है ना एक प्रकार का पुस्तक है और इसके रचनाकार कौन है, मेगास्थनीज है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आएगा, इसलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों 80 प्रश्न में से अगर आपको जो ही प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों पटना में गोलघर का निर्माण जो हुआ था ना 1786 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आया। तो दोस्तों अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच जो पटना आए थे ना कब आए थे, 1856 ईस्वी में आए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र जो है ना किसके समय मगध की राजधानी बनी थी। तो दोस्तों उदयन के समय जो है ना मगध की राजधानी बनी थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्या करा है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ, यानी कि कब आरंभ हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम जो भूमिगत रेल आरंभ हुआ था ना 1863 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, यानी कि भूमिगत रेल का विकास जो है ना सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में या फिर लंदन में, और ऑप्शन सी पेरिस में। तो दोस्तों भूमिगत रेल सर्वप्रथम जो विकास हुआ था ना लंदन में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 78 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया पेरिस या फिर लंदन, और ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी में आपका दिया मुंबई। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है ना लंदन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्या करा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना 1666 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया ईसाई या फिर यहूदी, और ऑप्शन सी है सिख, और ऑप्शन डी में आपका दिया सिंटो। तो दोस्तों घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में जो है ना यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 80 प्रश्न में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 80 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये सेलेक्ट किया है कि ब्रेट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रूस और इटली, या फिर रूस और फ्रांस, और ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूस और जर्मनी। तो दोस्तों ब्रेट लिटोवस की संधि जो हुई थी ना किस किस के बीच हुई थी, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।